तरफ ये है। जैसे पहले क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी सदस्य है ना, सीट कितनी है, 250 है ना, 250 सीट है ना, 250 है 230 है, 200। अरे लड़की मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य है विधानसभा, तुम बता रही हो वो राज्यसभा का बता रही हो ना, देखो कितने हैं 230 है ना। एक जो है राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है वो क्या संविधान संशोधन के तहत हट गया है ना, समझ में आ रहा है, वो शायद 104 या संविधान संशोधन के तहत वो क्या कर दिया, वो आंध्र इंडियन समुदाय के एक व्यक्ति को राज्यपाल जो है मनोनीत करता था वो क्या हो गया, हट गया। आगे समझ में, ठीक है। तो अब सदस्य संख्या कितनी है 230 है ना मध्य प्रदेश का, इसमें भी आ जाए 230 में आ जाए कि भाई एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, एससी और एसटी की ना रिजर्वेशन वाली जो सीट है वो कितनी है ना, कितनी बताई थी मैंने, टोटल है शायद 82 सीट है ना, जिसमें 47 और 33 है ना, 47 एसटी की है और 35 किसकी है, एससी की। एससी मतलब अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जनजाति। इस प्रकार से कुल 82 सीट किसकी है, रिजर्व कैटेगरी की है ना, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई राज्यसभा में, राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार किसके पास है, राज्यसभा में राष्ट्रपति करेगा ना मनोनीत, राज्यसभा में, राज्य की विधानसभा अलग होती है, राज्यसभा अलग होती है, तो राज्यसभा में नामांकित करने, सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। पता नहीं, पता करो ना, सुनो सुनो बेटा, वैसे देखो एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा, दोनों मिलकर और राष्ट्रपति मिलकर के संसद बनती है, तो ये तो केंद्र की हो गई, तो दिल्ली की बात हो रही है। फिर होता है अगर स्टेट की बात होती है तो स्टेट में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो मैंने अभी बताया विधानसभा में जो नामांकित करने का काम किसका पास है, राज्यपाल के पास, और अगर लोकसभा में आ जाए तो राष्ट्रपति के पास, और राज्यसभा में आ जाए तो राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति कितने 12 सदस्यों को क्या करता है, नामांकित करता है, जो कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा सहकारिता के क्षेत्र में से जो कुशल होते हैं उनको 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। आगे समझ में, ये जो मनोनीत करने का चयन कौन से लिया है, ये कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। हाँ बिल्कुल, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना, इस तो राज्य में आदेश, राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है, राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? फिर मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, चलो बताना, राज्यपाल, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है। तो राज्य में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को, है ना, और केंद्र में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति को, है ना। जब सदन में सत्र नहीं चल रहा होता है, लोकसभा अपने कार्यकाल में नहीं होती है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक अध्यादेश जारी करेगा, और इस अध्यादेश कितने 6 महीने तक के लिए रहेगा, और 6 महीने में या फिर 6 सप्ताह के लिए रहेगा, और 6 सप्ताह में जब लोकसभा का फिर से पुनर्गठन हो जाता है, फिर से क्या चुनाव हो जाता है, तो उसे 6 सप्ताह के भीतर क्या करना पड़ता है, उसे पास कराना पड़ता है। अगर पास नहीं कराया तो वो अध्यादेश अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना, ठीक है। और अगर स्टेट की, राज्य की बात की जाए तो राज्य का कौन, राज्यपाल यही काम करता है। किसी राज्य का राज्यपाल किसका अनिवार्य अंग रहता है, जैसे मैं बताऊं, संसद, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्यसभा, ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, बताओ किसमें अनिवार्य अंग है ना, राज्यपाल। देखो बेटा, जैसे अपन देखते हैं कि भाई केंद्र में देखते हैं कि केंद्र में संसद का अभिन्न अंग कौन है, राष्ट्रपति, केंद्र में दिल्ली में। एक तो क्या होगा, मैंने अभी बताया जस्ट ना, इससे पहले क्वेश्चन है ना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के अभिन्न अंग है ना। राज्यसभा में कोई विधेयक पास होगा, लोकसभा में पास होगा, और राष्ट्रपति उसको साइन करेगा, सिग्नेचर करके नोटिफाई हो जाएगा और लागू हो जाएगा। इसी प्रकार है ना, अगर राज्य की बात करें तो राज्य में कौन हो गया, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल और विधानसभा। अगर कहीं द्विसदन है तो द्विसदनात्मक विधानसभा है, विधायिका है, तो फिर विधान परिषद होती है, विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, ये तीनों मिलकर के क्या एक विधान पालिका बनाते हैं ना, राज्य, ठीक है। अगर एक सदन विधानसभा विधायिका है तो फिर विधानसभा ही और राज्यपाल, ठीक है। तो अभिन्न अंग कौन हो गया, विधानसभा और राज्यपाल, है ना, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, लोकसभा अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो न्यूनतम आयु है ना कितनी होती है, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 28 वर्ष। तो लोकसभा में कोई अगर चुनाव लड़ता है तो सदस्य की न्यूनतम एज कितनी होती है, 25 वर्ष, समझ रहा है, लोकसभा, ठीक है। क्या होता है, संसद का न्यूनतम सदन होता है, यंग सदन होता है, ठीक है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं, समझ रहा है। प्रत्यक्ष चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष है ना, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव होता है, ठीक है। कितने का कार्यकाल इनका कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, और ये अस्थायी सदन होता है, कभी भी विघटन हो सकता है ना, 5 वर्ष बाद विघटन होता ही होता है, ठीक है। 5 वर्ष बाद फिर से नई लोकसभा का गठन होता है ना। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मैंने बता दिया लोकसभा सदस्यों का। लोकसभा सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष को चुनते हैं, एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं ना, समझ में आ रहा है। अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, आगे समझ में, लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला, समझ में आ गया। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम वर्ष कितनी होती है, राज्यसभा की 5 वर्ष ज्यादा होती है ना, समझ में आ गया। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनता है तो 33 वर्ष, ठीक है। तो 30 वर्ष है इसकी
राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है बेटा? 250। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में देखें तो 245 है। 245, जिसमें से 12 सदस्य है ना, 12 है ना, उसे छोड़ 12 सदस्यों को, पहले 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता, इन क्षेत्रों से क्या कर दिया जाता है? सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? मैंने भी बताया 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर रहता है ना, आर्टिकल 52 में ना, तो देश का एक नागरिक होगा, प्रथम नागरिक होगा, राष्ट्रपति होगा। संसद का अभिनंदन होता है, ठीक है, और इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ना, किसके द्वारा? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के द्वारा इसमें क्या होता है? इस चुनाव में भाग लेती है और चुनाव होता है ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं इसके चुनाव में। ठीक है, और जमानत राशि इसकी 15,000 रुपया है ना। ठीक है, जो कि आरबीआई की जमा होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए ना। ठीक है, ये यूनिट है इसकी योग्यता। प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। फिर क्या आगे क्यों बढ़ रही है मुझे? तो मैं कह रहा हूँ रोक भी दो बेटा। प्रदेश में मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री है ना। और देश में मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री है ना। जैसे प्रधानमंत्री कौन है अभी? माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना। तो जब प्रधानमंत्री है तो वो संघ की कार्यकाल का के वास्तविक प्रमुख होते हैं, संवैधानिक नहीं। दूसरा, मंत्रिपरिषद का गठन भी वही करते हैं, मुखिया होते हैं। अब बात आ जाती है स्टेट में, तो स्टेट में कौन? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद में। ठीक है, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जैसा कि उच्च न्यायालय, जैसा कि जबलपुर चले जाएंगे तो उच्च न्यायालय है। ठीक है, उच्च न्यायालय जबलपुर में है और 2 उसकी खंडपीठ में है। खंडपीठ मतलब उसकी ब्रांच कहाँ है? ग्वालियर और इंदौर, 2 उसकी खंडपीठ है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या है? एक है मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायमूर्ति होते हैं, जज होते हैं ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे इसका आर्टिकल शायद 214 है ना, 124, 214 है ना। हाँ, तो जबलपुर में उच्च न्यायालय अपना स्थित है ना। और अगर देश का आ जाए तो दिल्ली, नई दिल्ली। हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से निकली है ना? ठीक है, तो विदिशा में कौन सी है? बेतवा नदी है ना। बेतवा नदी से कौन सी हलाली निकाली गई है? जिस पर अशोक सागर सम्राट एक बांध बना हुआ है ना, मैंने कभी बताया भी होगा, है ना। अशोक की रानी रहती थी विदिशा में, है ना, जिसे महादेवी बोलते हैं। ठीक है, एक किसी बढ़िया व्यापारी की बेटी थी ना, उससे उसका प्रेम प्रसंग हो गया, शादी रचा लिया ना। ठीक है, शादी रचाने के बाद उन्होंने फिर उन्हीं की देखरेख में सांची का स्तूप उधर बनवाया था ना, जब वो अशोक वहां का प्रांतपति था ना। तो वहां पर हलाली नहर निकाली गई है विदिशा में, बेतवा नदी से। समझ में? हलाली पड़ी ना। ठीक है, तो उससे क्या रायसेन और विदिशा जिले जो है लाभान्वित हो रहे हैं, जो पानी क्या पीने के काम आता है और कृषि के लिए, बिजली पैदा करने के लिए काम आता है। मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा गोंडवाना लैंड कहा जाता है ना? गोंडवाना लैंड दक्षिण पूर्व क्षेत्र गोंडवाना लैंड का है पूरा। पीछे वाला एरिया देखेंगे जो बालाघाट वगैरह है, और अपना बालाघाट वगैरह, मंडला वगैरह है ना, सिवनी वगैरह, ये दक्षिण पूर्व एरिया है और ये गोंडवाना लैंड का है ना। ठीक है, इसी प्रकार हमने देखा कि भाई अकबर है ना, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ठीक है, तो ये मंडला की रानी थी, अकबर के साथ युद्ध करने वाली है ना। ठीक है, शासक है ना, रानी दुर्गावती थी। ये अपनी वीरता, बुद्धि, शासन संचालन के लिए प्रसिद्ध थी, है ना। मतलब हम कह सकते हैं ये वीरता, वीर थी, विशाली थी। ठीक है, बुद्धिमान थी और शासन को संचालित करने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है वहां की ना। कहां पर? गढ़मंडला में ना। ठीक है, जिस अब इसके शासन को इसके मतलब अकबर ने अपने अधीन करना चाहता था, है ना। अकबर क्या करना चाहता था? इसका जो राज्य था अपने अधीन करना चाहता था। इसके लिए अकबर ने अपना सेनापति कौन? आसफ खां वहां पर भेजा ना। कब? 1564 ईस्वी में। ठीक है, अकबर ने अपना सेनापति आसफ खां गोंडवाना लैंड के लिए विजय के लिए भेजा ना, गोंडवाना में। ठीक है, और रानी दुर्गावती मुगल सेना से लड़ी, बेटका को मुकाबला किया उसका, और ऐसा लगा कि उसकी हार निश्चित है ना, तो उसने अपनी कटार खुद घोंप करके अपना आत्महत्या कर लिया ना, वीरगति को प्राप्त हो गई। समझ रहा है? ठीक है, तो अकबर के समय थी कौन? गढ़मंडला की रानी कौन थी? रानी दुर्गावती। 1857 के संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजियों की सर्वाधिक सहायता की? ठीक है, तो 1857 में जब झांसी की रानी लड़ी, तात्या टोपे लड़े, ठीक है, ये लोग लड़े। ठीक है, तो उस समय अंग्रेजों का साथ सबसे ज्यादा किसने दिया? सिंधिया वंश ने ना। ग्वालियर में जो सिंधिया वंश है उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, मतलब देश के साथ गद्दारी की, मान लो, है ना। समझ में आ रहा है? सवाल पूछ रही हो कुछ लग रहा हो तो? ठीक है, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसमें। तो प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों पर विद्रोह की आग फैल गई। ठीक है, और इस विद्रोह में
ग्वालियर के जो सिंधिया वंश राजवंश था ना, उसने अंग्रेजों का खूब सहायता की है ना, सहायता की है, भरपूर साथ दिया। इसलिए जब साथ दिया तो उनको राजमहल वगैरह मिल गया ना, अदरवाइज इतना पैसा कहाँ था। कोई भी गद्दारी करते थे, मतलब वो क्या करते थे, मुखबरी करते थे। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा की राजधानी है? तो बोले ना, कहां पर, जहां पर कोयला ज्यादा होगा वो ऊर्जा की राजधानी है। तो सीधी सिंगरौली। तो सीधी सिंगरौली में क्या है, कोयला की पट्टी जाना है, कोयला की खदान जाना है, वहां पर मोटी पट्टी है, 199 सेंटीमीटर की ऐसा कुछ पट्टी है। तो कोयला की जो पट्टी है, तो वहां पर कोयला ज्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण वहां पर क्या थर्मल पावर प्लांट है ना, ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा बिजली का पैदावार होती है, इस कारण वह उसको ऊर्जा की राजधानी कहा है। आगे समझ में, ठीक है। तरवर है ना, तरवर का अर्थ अपन को पता ही होगा क्या है, विशाल वृक्ष है ना, ये पढ़ चुकी हो तुम। अम्लीय वर्षा से प्रभावित है ना, होता है, क्या होता है अम्लीय वर्षा से प्रभावित? वायुमंडल, जलमंडल, भवन और मूर्तियां सभी। फिर कह रहा हूं, जलमंडल, जीवमंडल, भवन और मूर्तियां सभी। तो फिर है ना, तो अम्लीय वर्षा है ना, अम्लीय वर्षा होती क्या है, मैंने कभी बताया होगा, SO2 है, SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये कहां, ये वो कहां जाएगी, उड़ करके प्रदूषण के द्वारा ना, SO2 कहां से निकलती है, जैसे फैक्ट्रियां हो गई, जैसे ईंट भट्टे हो गए, जैसे ज्वालामुखी हो गए, इनसे SO2 निकल के कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, वायुमंडल में जाएगी, और वहां पर नमी से प्रतिक्रिया करके क्या होगी, H2SO4 बनाएगी, मतलब ऊपर नमी होगी, मतलब है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब अपन कह सकते हैं पानी। तो पानी से क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। जब वो सल्फ्यूरिक अम्ल पानी के साथ नीचे बारिश में आता है तो जमीन में आ जाए, तो जमीन क्या दूसरा जलमंडल प्रदूषित होगा। फिर मैंने कहा कि किसी इमारत में पड़ गई, बंदी हो जाएगी। मथुरा में ना रिफाइनरीज है, तो उनसे H2SO4 उनकी से क्या निकलता है, तो वो ताजमहल है वो कैसा हो गया, पीला धुंधला सा हो गया, और जल में करके जल प्रदूषण हो जाए, एसिडिक हो जाएगा जल, है ना। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है ना, क्या ये पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है ना, ठीक है। सैद्धांतिक विकास, क्रियात्मक विकास, भावात्मक विकास और उपयुक्त सभी। भावात्मक होगा बेटा, समझ रहा है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है ना, भाव है ना, तुम्हारे अंदर भाव पैदा होंगे तो पर्यावरण को बचा पाओगे, अदरवाइज नहीं बचा पाओगे ना। मुर्गी काटी तो काटी, फिर काटा तो काटा, है ना, चाहे वो क्या तुम्हें छाया वाली दे रहा होगा ना, चाहे तुम्हें स्वस्थ हवा वाली दे रहा होगा ना, ऑक्सीजन दे रहा होगा, लेकिन काटा तो काटा, तो तुम्हें शिक्षा ही नहीं होगी तो काटोगे, और शिक्षा होगी तो नहीं काटोगे ना, बचा के रखोगे। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य भावात्मक विकास है ना, भावना क्या ना होगी ना। पर्यावरण जागरूकता का विकास है ना, क्या है भाई, ज्ञानात्मक। पर्यावरण जागरूकता का विकास मतलब ज्ञान आ रहा है ना, ज्ञानात्मक बच्चे तुम्हें जागरूकता रही मतलब किसी का ज्ञान आ रहा है पर्यावरण से संबंधित ना, समझ आ रहा है। पेड़ पौधे लगाना क्या है, पर्यावरण को विकास करना ना, जीव जंतुओं को संरक्षित रखना है ना, गंदगी न फैलाना, समझ में रहा है, केमिकल का ज्यादा यूज करना है ना पृथ्वी पर, है ना, वाहनों का यूज कम करना है ना, समझ में रहा है। तो अगर ये सब होगा, शिक्षा होगी तो तुम इसको बचा सकेंगे। पर्यावरण शिक्षा का विकास है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पर्यावरण शिक्षा का विकास करती है ना, सचेतना, जागरूकता का, व्यवहारिकता का, उपयुक्त सभी है ना, सभी है। जैव विषमता के संरक्षण और अनुरक्षण का प्रयास है ना, कौन करता है भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, यूनेस्को करता है, विश्व संरक्षण संगठन करता है ना। तो यूनेस्को जानती हो, कभी नहीं पढ़ा यूनेस्को के बारे में, पढ़ लेना चाहिए। यूनेस्को है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना। कब स्थापना हुई, 16 नवंबर 1948 में, 46 में 16 नवंबर 1946 है ना, 46 में ना इसकी स्थापना हुई, ठीक है, लंदन में, ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई। आज अगर हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर में पेरिस फ्रांस में ना, समझ में आ रहा है। ये क्या करता है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है, शांति समझौता का काम करता है। किससे, किसी को एजुकेशन देकर, है ना, किसी को स्मारकों को संरक्षण दे करके ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये संरक्षण करने अपनी उसमें अपनी सूची में लिस्टेड करते हैं, और वहां की सरकार उनको संरक्षण करने का काम करती है ना। जब यूनेस्को में उसको क्या कर दिया जाता है, लिस्टेड कर दिया जाता है ना। तो यूनेस्को क्या कर रही है, जैव विषमता का संरक्षण कर रही है या अनुरक्षण, है ना, संरक्षण कर रही है ना। फिर मेरे जैव विषमता की आवश्यकता है ना, फिर से वही आ गया, जयमंडल, भूमंडल, परितंत्र है ना, सभी है। जैव विषमता की आवश्यकता क्यों है, फिर से वही आ गया, पर्यावरण अनुरक्षण, पर्यावरण संरक्षण है ना, परितंत्र को बनाए रखना है ना। ये क्या है, जैव विषमता की आवश्यकता पड़ती है ना, उपयुक्त सभी में आएगा ना। इसमें सभी सारे उपयुक्त सभी में होंगे ना, ठीक है। इसमें पृथ्वी का अर्थ क्या है ना, पृथ्वी का अर्थ मतलब सैद्धांतिक विकास करना, क्रियात्मक विकास करना, भावनात्मक विकास करना, ये सभी आ जाएंगे पृथ्वी के विकास में ना, ठीक है। पर्यावरण के विघटन और प्रदूषण के कारक क्या होते हैं भैया, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और मानवीय घटनाएं, ये दोनों ही घटनाएं पर्यावरण को प्रदूषण भी करती हैं और विघटन भी करती है भैया। वो नहीं पड़ गए, सब कुछ तहस नहस हो गया बढ़िया, भूकंप आ गया, क्या हो गया ना, और ज्यादा बारिश हो गई तो मिट्टी यहाँ से वहां चली जाएगा, तो क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, प्राकृतिक घटना हुई। दूसरा उन्होंने बम विस्फोट कर दिया, मानवीय क्रिया हो गई, बम चला दी, पटाखे चला दिए, बंदूक चला दी, ये क्या है, फैक्ट्री चला दी, हाँ, मानव को क्या, ये पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसमें प्राकृतिक घटनाएं और मानवीय घटनाएं दोनों आएंगी ना। पर्यावरण संरक्षण के अभिक्रम क्या है, सरकारी संस्थान, स्वयंसेवी संस्थान, अधिनियम, कानून और प्रयुक्त सभी आएंगे ना, इसमें प्रयुक्त सभी आएंगे। चलो, काला हीरा क्या होता है, कोयला का दो अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट। तो काला हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट। आगे समझ में,
ग्रेफाइट देखा होगा तुमने ना, सेल में वो लगता है ना, पेंसिल की नोक होती है वो ना, ग्रेफाइट की बनी होती है। हाँ, फिर पेंसिल की जो नोक होती है ग्रेफाइट की बनी होती है ना। तो काला ही है ना। क्वेश्चन आ जाए कार्बन के तो अप्रूव क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट है ना। क्या खाने से कुछ नहीं होता, तो खाई तो रही है उसको, ऐसा नहीं करना ना। मुद्रण यंत्र का आविष्कार है ना, कहाँ हुआ भाई, मुद्रण यंत्र का आविष्कार है ना, पैसा मुद्रण प्रिंट करने का ना, कहाँ हुआ, अमेरिका में ना। टेलीविजन का मैं बता चुका हूँ, जो एल्बियड ने खोज की थी ना 1960 में ना, टेलीविजन का आविष्कार कब किया, 1960 में एल्बियड ने। ठीक है, कोई पिंड तब तक ग्राम अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उसका कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है ना। तो ये किसने, न्यूटन का सिद्धांत है ना, बस हो गया, न्यूटन का सिद्धांत है। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, लोहा का, मैंने बताया कई बार बताया ना, लोहे का ना। ठीक है, तो परिवर्तित जलवाष्प में परिवर्तित होना, ये क्या है, ये जलवाष्प है, बहुत एक प्रक्रिया ना। क्योंकि अपन पानी रखेंगे चूल्हे पर, आग लगाएंगे और वहां पर भाग को फिर से क्या पानी में परिवर्तित कर देते हैं। यूरिया खाद के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन का, 46% है ना। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया ना, इसको दो चार क्वेश्चन